Hello everyone, good morning all of you. Myself Rohit Kumar. I hope you all are well. Today I explain the next part of our civics part. I hope it will be the last part of this chapter, and in my video I shall explain the fourth point of this video, fundamental rights. So let's start. फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अंतरात्मा कहे जाते हैं। इसमें ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल नेशनलिस्टों के माइंड में कुछ सर्टेन सस्पिशियंस क्रिएट कर दिए गए थे बाय द कॉलोनियल रूल्स, यानी कि ब्रिटिश उपनिवेशकों के माध्यम से। इसीलिए इंडियन नेशनलिस्ट इस चीज़ को इंश्योर करना चाहते हैं कि जब हम फ्रीडम हमें ब्रिटिशों से मिल जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हो आफ्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पावर स्टेट की पावर्स का मिसयूज ना हो, उसके लिए हमें रिटन राइट्स अवेलेबल होने चाहिए। और वो इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस प्रोवाइड किया था। So therefore we can say that fundamental rights protect citizens against the arbitrary and absolute exercise of powers by the state. इसीलिए यहाँ ये कहा गया है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने ऑल सिटीजन्स को जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं वो उन सभी सिटीजन्स को आर्बिट्ररी और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज के अगेंस्ट जो है लाने का काम करते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाने का काम करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। हियर वी कैन से दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने का काम करता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। वेरियस माइनॉरिटीज कम्युनिटीज का भी ये एक्सप्रेशन था, उनका ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए भी ऐसे राइट्स प्रोवाइड किए जाएं जिनसे कि उनके अपने ग्रुप जो हैं या माइनॉरिटीज कम्युनिटीज जो हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, यानी वे अपने आप को मेजॉरिटी ग्रुप से बचाने का काम कर सकें। संविधान में ऐसे कुछ नियम और कानून होने चाहिए। इसीलिए संविधान में जो मेजॉरिटी ग्रुप्स हैं उनसे माइनॉरिटीज ग्रुप के राइट को बचाने का गारंटी दी गई है, यानी कि संविधान में बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों को रक्षा का आश्वासन भी दिया गया है। मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनके बारे में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कहना था कि इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं, वो डबल टाइप एम्स हैं, दोहरे उद्देश्य हैं। फर्स्ट है कि एवरी सिटीजन ऐसी कंडीशन में होना चाहिए कि वो उन राइट्स के लिए दावेदारी कर सके। सेकंड वन इज वो राइट्स जो हैं हर उस पावर्स के लिए, उस इंस्टीट्यूशन के लिए बाउंडेड होंगे जो कानून बनाने का अधिकार जिसे प्रोवाइड किया गया हो। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में एक सेक्शन और एडअप है या ऐड है जिसे हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। This section was designed by the members of the Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में इसलिए एड अप किया गया था जिससे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि हमारी इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन, इकोनॉमिक स्टेटस में रिफॉर्म ला सकें, यानी भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए फंडामेंटल राइट्स में ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में एडअप किए गए थे, इन्हें शामिल किया गया था। इसके साथ साथ वे ये चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता जो है, जनता की गरीबी को दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शन के रूप में हमेशा अपने सामने रख सकें। दिया है कि एंड टू सर्व एज ए गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉ एंड पॉलिसी दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मॉसेज। भारत की जनता की गरीबी को दूर करने के लिए इंडियन स्टेट्स जो हैं
इंडियन स्टेट के जो इंस्टीट्यूट हैं वो उसे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को अपने आप साथ में लेकर चल सकें और इंडियन पीपल्स के लिए ऐसे पॉलिसी और प्लान्स प्रिपेयर कर सकें जिससे कि उन्हें पॉवर्टी से आगे लाया जा सके, यानी उन्हें गरीबी से निकाला जा सके। इसके बाद हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं उन्हें डिटेल एक्सप्लेन किए देता हूँ। फर्स्ट इज राइट टू इक्वलिटी। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने हमारे भारत के सभी नागरिक कानून की नज़र में समान हैं। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। इसका मतलब कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, सभी के लिए इक्वल वैल्यू रखेगा। इट ऑल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी हिस्से में और किसी भी राज्य में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, इन सभी चीज़ों के आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द राइट टू इक्वलिटी, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेज इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स एक्सेट्रा। हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो किसी भी पब्लिक प्लेस पर जा सकता है, जैसे कि प्लेग्राउंड में, होटल में, शॉप्स में एक्सेट्रा, कहीं पर भी उसे कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि उसके साथ कहीं पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कोई भी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ में एम्प्लॉयमेंट के मैटर को लेकर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी पीपल के साथ नहीं कर सकता। बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक। लेकिन इसके बारे में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, अपवाद भी हैं, जिनके बारे में इसी बुक में आगे जाकर कुछ बताया जाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन एबोलिश्ड। भारत में छुआछूत की जो प्रथा है उसको अब यहाँ से एबोलिश किया जा चुका है, समाप्त किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। राइट टू फ्रीडम में हमें इंडियन सिटीजन्स को ये राइट प्रोवाइड है कि हम अपनी स्पीच और एक्सप्रेशन, यानी अपने विचारों को, कुछ भी विचार ला सकते हैं और उन्हें फ्रीली बोल सकते हैं। अपने भाषण देने का, अपनी स्पीच देने का और अपने एक्सप्रेशन को शो ऑफ करने का हमारे पास पूरा फ्री राइट है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट, द राइट टू मूव फ्रीली and reside in any part of the country and the right to practice any profession, occupation or business। यहाँ पर हम भारत के किसी भी हिस्से में किसी भी जगह आने जाने या किसी भी जगह रहने के लिए या कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी व्यवसाय है, हमारा कारोबार है, वो सब हम बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। Next is right against exploitation. The Constitution prohibits human trafficking, forced labor and employment of children under 14 years of age. संविधान में मानव व्यापार इसे प्रोहिबिट किया गया है। इसके साथ साथ फोर्स्ड लेबर और 14 ईयर्स से बच्चों, कम एज के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट में लगाना एक तरीके में अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स। हमें भारत के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपने उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा फ्री अधिकार है। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसमें ये बताया गया है कि सभी माइनॉरिटी, चाहे वो किसी भी रिलीजियंस के हों, किसी भी भाषाई क्षेत्र के हों, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हैं फॉर द प्रिजर्वेशन एंड डेवलप ऑफ देयर ओन कल्चर। अपने खुद के कल्चर को, माइनॉरिटीज ग्रुप के अपने कल्चर को डेवलप करने के लिए और उसे प्रिजर्व करने के लिए, संरक्षित रखने के लिए वो अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, वो रिलीजियस नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करने का काम कर सकते हैं।
नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये इंडिया के सभी सिटीजन्स को अलाउ करता है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि किसी भी स्टेट द्वारा उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो अपने इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का यूज करते हुए कोर्ट में जाने का राइट रखते हैं। नेक्स्ट, सेकुलरिज्म। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. सेकुलर स्टेट ऐसा स्टेट होता है जो किसी भी एक धर्म को स्टेट रिलीजन के रूप में, राजकीय धर्म के रूप में प्रमोट नहीं कर सकता। वी विल रीड मोर अबाउट दिस इन द फॉलोइंग चैप्टर। इसके बारे में हम इस नेक्स्ट चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। You now understand the ways in which a country's history often determine the kind of constitution that a country adopt for itself. अब आप इस बात को भी समझने लगे होंगे कि कभी कभी किसी देश का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो यह तय कर देता है कि ये देश का जो संविधान है ये कैसा होगा। कॉन्स्टिट्यूशन उन आदर्शों को, उन आइडियल्स को भी डिक्लेयर करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जिन्हें हम अपने देश में और अपने प्रतिनिधियों या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके जरिए हम साकार करना चाहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके माध्यम से हम जो भी चीज़ अपने देश में लाना चाहते हैं उनके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पोर्टेंट आइडियल के रूप में वर्क करता है। इसके साथ जिस तरह से फुटबॉल के गेम में अगर उसके नियम बदल जाते हैं तो वो पूरा गेम ही चेंज हो जाता है, उसी तरह से जिन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे मेजर चेंजेस आए हैं वहाँ के देशों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी टोटली चेंज हो जाता है। हम नेपाल के बारे में इस चैप्टर में देख चुके हैं। वहाँ डेमोक्रेसी बनाने की ज़रूरत के साथ ही एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट भी पैदा हो गई थी। The different features of the Indian Constitution outlined above. हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस फीचर्स के बारे में, डिफरेंट फीचर्स के बारे में अब से ऊपर बाकी सारे पॉइंटों में डिस्क्राइब किया है। वे कई बार काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जटिल दिखाई देने लगते हैं, उन्हें समझने में थोड़ा सा मुश्किल भी हमें होती है, लेकिन अभी आप ज़्यादा जो है फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो आएंगे तो नेक्स्ट क्लासों में इनके बारे में और आगे से डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ आप इन चैप्टर्स को इजीली समझ पाएंगे। आगे यहाँ इस पिक्चर में कुछ दिया गया है उसको बारे में भी मैं आपको बताया। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि 1946 से ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लग गए थे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 3 साल का टाइम लगा था और वो नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद यहाँ जो 3 पिक्चर्स दी गई हैं, फर्स्ट वाली जो ये पिक्चर है इसमें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो जब तैयार हो गया तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट मीटिंग हो रही थी और उसमें वेरियस मेंबर्स जो हैं वो सिग्नेचर कर रहे हैं। फर्स्ट वाली पिक्चर्स में जो है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर JL नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, वो साइन कर रहे हैं। सेकेंड वाली पिक्चर जो है इसमें हमारे प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वो साइन करते हुए दिखाए गए हैं। और लास्ट वाली जो पिक्चर है इसमें हमारे श्री जयराम दास दौलत राम जी जो मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर हैं, और इसके बाद राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर, डॉक्टर जॉन मथाई फाइनेंस मिनिस्टर, सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उनके पीछे श्री जगजीवन राम जी लेबर मिनिस्टर। Here our first chapter of class 8th civics is finished and the exercise work is continue for next video. I hope you all are betterly understand. Thank you. Have a nice day.